अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 25 मई 2022 बहुत अहम दिन है, कई हवाले से अहम दिन है। आज हकीकी आज़ादी मार्च है, फिर अदालतों में बड़े अहम इश्यूज़ लगे हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। और कल जो गवर्नर पंजाब को हटाने के केस की समाअत हुई, लार्जर बेंच जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर अंसारी ने समाअत की। बाबर अवान साहब ने बहस की और नोटिफिकेशन पढ़ के बताया और पूछा क्या गवर्नर वफाक का नुमाइंदा या सदर ममलिकत का। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स थे, गवर्नर सदर का एजेंट है, वफाक का नहीं। क्या आप कहना चाहते हैं सदर सूबे को गवर्नर के ज़रिए चलाता है? बाबर अवान ने उमर सरफराज को गवर्नर मुकर्रर करने और उसका नोटिफिकेशन पढ़ के बताया उनको। और यहाँ सूबा नहीं, गवर्नर हाउस चलाता है और सदर की रजामंदी से काम करता है। ये बाबर अवान के अगर ऐसा तो फिर ये तैनाती वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर क्यों होती है? गवर्नर को हटाने के दो तरीके हैं, पहला इस्तीफ़ा है और गवर्नर अपना इस्तीफ़ा काबीना नहीं सदर को भिजवाता है। अगर सदर समझे हंगामी हालात हैं तो किसी एडवाइस के बगैर एमरजेंसी लगा सकता है। ये वाज़े कर दे कि गवर्नर किसकी नुमाइंदगी करता है। सदर की खुशनुदी से शेयर या ये देखना या मुंतकिल नहीं हो सकती, ये ख़ुसूसी तौर पर सदर का इख्तियार होता है। ये जो हाँ बताई गई, सदर ममलिकत वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर गवर्नर की तकर्री करने का पाबंद है, इसमें कोई शक नहीं। आर्टिकल 101 बैकग्राउंड पे चल रहा है, 101 में यही लिखा हुआ है। ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर एक दिन तकर्र हो और सदर अगले रोज़ से हटा दे। यह आइन की मंशा नहीं हो सकती है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स है, क्या सदर हाउस डाखाना है? डॉक्टर बाबर अवान के रिमार्क्स, अगर आइन की मंशा ये है कि हटाना सदर की खुशनुदी से जाएगा, फिर तकर्री के लिए वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स हैं। और यहाँ जो है ना, मजलिस शूरा का मेंबर नहीं होता गवर्नर, नहीं जो है ना, जस्टिस अतर मिनल्ला ने बताया कि किसकी नुमाइंदगी करता है ये, ठीक है ना जी। और इस पर जो है ना जी, यहाँ पर इस पर कोई फ़ैसला मौजूद नहीं। मैंने देखा, डॉक्टर बाबर अवान ने बताया ये आइनी इशू है, इस पर अटॉर्नी जनरल को सुन लेते हैं। और कल तक की समाअत मुलतवी कर दी है उन्होंने। और कल जो है ना, इस पर अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ लिया जाएगा, बड़ा अहम है। और 1013 के अंदर लिखा हुआ है, और जो गवर्नर शैल नॉट बी रिमूव, ठीक है ना जी, और बड़ी वाज़े तौर पर है। और या यूँ ले लें आप इसको कि सदर जो है शैल परफॉर्म इट्स ड्यूटी एट द प्लेयर ऑफ द गवर्नर, एट द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये वजाहत है जो आप तक बतानी है। एक बड़ा अहम इशू है, वो भी बैकग्राउंड पे चल जाएगा। और हुकूमती इदारों की जानब से तहकीकती इदारों में मुदाखलत का मामला है। स्पीकर सिंध असम्बली आगस्त राज दुरानी के घर को सब जेल करार देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। मुतफरक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट की जानब से लिए गए आज खुद नोटिस केस में दायर की गई है। हुकूमती अहदेदारों की जानब से तहकीकात पर असर अंदाज होने पर आज खुद नोटिस ले रखा है। नैब कानून बनाने का मकसद वाइट कॉलर क्राइम में शामिल लोगों को एहतसाब था। अवामी अहदेदारान की जानब से मुदाखलत पर तहकीकात मुतासर होती हैं। सिंध हुकूमत के आइनी अहदेदार के घर को ही सब जेल करार दे दिया। आज खुद नोटिस में फ़रीक बनाने की बात की है उन्होंने। और आफ्ताब महर ने यह दरख्वास्त दायर की है और अदालत से इसके हवाले से जो है ना गुजारिश की है कि उनका मौक़िफ़ भी जो है ना ये सुना जाए। दूसरा जो अहम इशू है वो वज़ीर आला पंजाब की तैनाती का जो प्रोसेस है वो सारा चैलेंज किया हुआ है। इसमें आपको याद है इस्तीफ़ा दिया था, वो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, उस्मान बुज़दार ने, उन्होंने टाइप इस्तीफ़ा था और वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दिया था। तो वज़ीर-ए-आज़म को तो नहीं भिजवाना, आइन की मंशा नहीं है और अपने हाथ से लिखना है। ये पहला नुक्ता है जो है। लेकिन बहरहाल चूँकि डी नोटिफाई हो गए, इस्तीफ़ा कबूल हो गया, इलेक्शन अनाउंस हो गए। अब इलेक्शन जब अनाउंस हुए, जो इलेक्शन हाई कोर्ट ने कहा डायरेक्शन दी कंडक्ट करने के लिए, वो मैनी दरख्वास्त सारी जो मुनीर अहमद के नाम से दायर की गई वो बैकग्राउंड पे चल रही होगी अनेक्सेस समेत, जिसमें ये कहा गया कि इलेक्शन का सारा प्रोसेस शैम प्रोसेस था। डिप्टी स्पीकर के ज़िम्मे लगाया गया, दोस्त नज़ारी के ज़िम्मे, लेकिन उससे पहले आपको पता है उसने फ्लैटिस में वज़ीर आला मुंतखब किया। वहाँ क्या किया, वहाँ असेंबली में तो इजलास ही नहीं किया, गैलरी में जाकर बैठ गया वहाँ हमला। और अपने आइज़ और नोज़ वाला जो है ना, एक तरफ से दरवाजे तो बंद कर दिए और चौधरी परवेज़ लाई के जो कैंडिडेट्स उनको वोट डालने नहीं दिया। बहरहाल ये 16 तारीख का
मामला था, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन गैर कानूनी है। डिप्टी स्पीकर को 2 MPs का से नोटिस जारी किया गया कि आपने गलत किया, वजाहत है, कोई जवाब उन्होंने फाइल नहीं किया। उनके डिस्क्वालिफिकेशन का लेटर भी लिख दिया स्पीकर को, स्पीकर के पास वो ज़ेरे इल्तवा पड़ा हुआ है। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 17 मई को, और वो फैसला बड़ा वाज़ेह है कि डिफेक्टेड मेंबर वोट ना काउंट होंगे, डिस्कार्ड करने होंगे। और यहाँ तो पता आपको 25 मेंबर थे, 197 वोट थे, 186 सादा चाहिए थे, तो 172 वोट रह गए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले का माजी से इतलाक़ होना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, और मैंने इसमें जिक्र भी किया हुआ है, 7 अप्रैल के हुक्म का मैंने जिक्र किया जिसमें 63A के कॉन्सिक्वेंस की बात की गई थी। मैंने बड़ी वजाहत के साथ वो जिक्र किया है उसके अंदर। तो इसका इतलाक़ तो माजी से होना ही होना है। वो भी मैंने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मैंने वहाँ साथ लगा दिया। लेकिन मैंने हाई कोर्ट आने से कबल चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दिया कि उस हमज़ा का नोटिफिकेशन विड्रॉ करें, कैंसिल करें, गैर कानूनी है। ये भी मैंने लिखा उनको, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर है, वो बता देते हैं आपको, वो भी सारा सामने रख देते हैं, आप वहाँ समझ सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने एडवोकेट जनरल पंजाब से राय लेनी थी, उसकी वो एडिशनल एडवोकेट जनरल से राय ले ली। वो तो राय की कोई अहमियत नहीं है, वो तो गैर कानूनी है। और बहरहाल जवाब तो कोई नहीं था इनके पास। फिर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जो कि गवर्नमेंट नहीं है वो की गई, वो भी आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है, आप कैसे कर सकते हैं। गवर्नमेंट मीन कैबिनेट, ये मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस में तय हो चुका है। और चीफ मिनिस्टर ट्रांसफ़र पोस्टिंग जितनी कर रहा है और बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नर कर रहा है, वो भी गैर कानूनी है। ये बात भी अदालत के सामने रखी हुई है। और फिर उसमें इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, वो भी रिकॉर्ड पे लगा दिया गया। उसके बाद वो 25 मेंबर डी नोटिफाई हो गए हैं, वो भी रिकॉर्ड पे लगा दिया मैंने, वो भी अदालती रिकॉर्ड के ऊपर लगा दिया है। आप देख सकते हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, कल जवाब मांगा हुआ है, उस पर वो जवाब देना है। क्या जवाब देते हैं वो हम देखते हैं। जवाब तो वैसे इनके पास है नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कल पॉसिबिलिटी है कि वो गैर कानूनी और इलीगल डिक्लेयर हो सकता है, और हमज़ा शरीफ अपनी वज़ारत आला से चाह सकते हैं। ये फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने करना है, और उनके इख्तियार में है, उन्हीं के सामने मामलात लगे हुए हैं। दूसरा जो अहम इशू है वो लगा हुआ है जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब के पास, कि जितना ये बैरियर लगाए हुए हैं, लोगों की पकड़ दकड़ जारी है, जो पकड़ के डिटेन किया हुआ है, इनके रिलीज़ ऑर्डर हैं, इनको बाहर लगाना ताकि लॉन्ग मार्च में या हकीकी आज़ादी मार्च में ये शिरकत कर सकें। रास्ते में पेट्रोल की दस्तयाबी है, सिग्नल दस्तयाबी है, ये मोबाइल के सिग्नल और कैमरा, ये सारा दिखा सके, इस पर बैन नहीं होना चाहिए। ये वो बड़ी बातें भी हैं जो कोर्ट के सामने रखी हुई हैं। आज रिपोर्ट देंगे वो, उस रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीद है आज ही लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे देगी। और देयर एवरी पॉसिबिलिटी, आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं ना, आप रोक नहीं सकते, आप मूवमेंट कर्टेल नहीं कर सकते। आर्टिकल 15, 16, 17 अलहदा बैकग्राउंड पे फिर मैं दोबारा चला लेता हूँ। सिर्फ इतने, पिटीशन तो रात चल चुकी है ताकि आप समझ सकें कि इशू है क्या, और आप समझ सकें इस बारे मामले को। तो हकीकी आज़ादी मार्च होने जा रहा है, और आज दिन में रखिएगा, देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी आज ये हुकूमत की तरफ से ऐलान आ जाए कि वो असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और इलेक्शन करवा रहे हैं। 2 पॉसिबिलिटी की, या वो बजट देंगे या बजट नहीं देंगे। बजट वो देंगे तब फंस जाएंगे, बजट नहीं देंगे तो फ़ायदा है उनको, केयर टेकर के ज़िम्मे आएगा, सख्त बजट होगा, बड़ी आसानी से बच जाएंगे और अवाम के कहर से बच जाएंगे। तो ये अवाम के कहर से ये बचना चाहते हैं। मैं बात ख़त्म करने से पहले, मेरा प्रोग्राम तंज़ो मज़ा जो है PNN में हुआ, मॉर्निंग में भी एक शो हुआ था न्यू में, वो देख लेंगे, मेरी टीम जो भी है वो आप तक लगा देती ताकि आप, वो अच्छा शो था। बहरहाल चलें, बहरहाल देखिएगा। किया हुआ किसी बहुत शुक्रिया जी। एंड पहले तो आपने आते ही मुझे बिठा दिया कटहरे में, 3 वकील आपने बिठा दिए, और तीनों ही मुख्तलिफ पार्टियों के। फ़ीस तो मैं लेता हूँ, ठीक है, जहाँ मैं करता हूँ, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि शायद पाकिस्तान में वाहिद वकील हूँ जो 80% काम मुफ्त करता। हाँ, ये बात भी है, बिल्कुल सही। मैट्रिक में साइकिल नहीं ले सकता था मैं। अरे आप इमेजिन करें, वो रेडियो आया करता था छोटा उस वक्त ना, मेरा ख्याल है मुझे साल लग गया वो रेडियो लेने के लिए।
ਸਾਈਕਲ तो ख्वाब थी ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਸਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਰੁਕਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ सोच लो ਕੀ हाल है अच्छा सर ये बात सच्ची है कि आपने कभी करोड़ से ऊपर की भी फीस ली है? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है जी सर वो केस क्या था जिसकी फीस आप देखिए मैं ਉਹ ਰੁਕੇ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਸੀ ਮੇਰਾ अरे रुके दे केस तो मुफ्त करने पैंदे ने ये बेसिकली नैब के केसेस हैं ओके कई कॉर्पोरेट केसेस हैं अच्छा सर हर हुकूमत को ये लगता है कि आप जो है ना ऑपोजिशन के साथ मिल जाते हैं और जैसे ही वो ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत में आती है आप उसके दवाले हो जाते हैं वो यार दसो तुसी टिड्डो किदे नाल एक गल हुन सच दस सुन लो बजाय मैं भूल भलाइयों में ले जाने के लिए मैं आवाम का वकील हूँ जब बेनज़ीर की हुकूमत थी जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट केसेस करते थे तो इल्ज़ाम लग गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हो जब उनकी आया इल्ज़ाम लग गया पीपल्स पार्टी के साथ हो और जब मुशर्रफ आया इल्ज़ाम लग गया कि नून लीग के साथ हो फिर इल्ज़ाम लग गया कि चौधरी परवेज़ लाई के साथ हो फिर लग गया जी नून लीग के साथ हो फिर लग गया पीपल्स पार्टी को फिर इल्ज़ाम लग गया कि PTI के साथ बिल्कुल अच्छा वो वजह क्या है मैंने जो पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस करने होते हैं तो हुकूमत के खिलाफ होते हैं लाइन तो मेरी भी जुड़ी हुई है ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿਣ ਲਕੀਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੋਫੇ ਲਹਿਦਾ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ सुना ये कि एक बार एक सियासी जमात ने आपको बहुत बड़ी रकम की ऑफर की थी वो क्या मामला था सर ये बात है आज से कोई सर रकम बताएं ऑफर कितने पैसों की थी देखिए 2.5 करोड़ रुपया था अच्छा लिया फिर आपने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना शुक्र है लैंड क्रूजर थी अच्छा सर एक दफा आपको इंतहाई बड़े ओहदे की ऑफर हुई थी इंतहाई बड़े ओहदे की वो क्या थी सर मेट्रो ऑरेंज का केस था यहाँ ओके मैंने ये चैलेंज किया था कि विरसा जो है ना हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग बचानी एक साफ़ी दोस्त आए वो कहने लगे तुम्हारा नोटिफिकेशन तैयार कर लिया एडवोकेट जनरल पंजाब का तू हाँ कर दे फिर एक दिन और कि यार आपको मिनिस्टर के लिए एक स्टेज पे सेनेटर के लिए आ गए ओके कि जनाब सेनेटर बन जाए मैंने सिर्फ एक बात रखी मैंने कहा यार अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए ओ बस छोड़े रहने दें अब उन चीज़ों को अब नहीं सर क्यों रहने दें ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਵਧੋ देखिए ਵਧੋ ना जरा सदर पाकिस्तान तक जाओगे ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇੰਨਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਜੇ ਜੇ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ यार ये क्या बात है? ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਔਰ ਨਿੰਮੂ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਨਿੰਮੂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਿੰਮੂ ਪਿਆਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ करके ਤੇ मुदाखलत कर रहे हो ਹਾਂਜੀ मार्केट में लोटे महंगे होने लगे हैं अब ओके लेकिन मुझे डर ये है कि जो इंजी भाई ने 329 रन का टारगेट एक रिकॉर्ड बनाया था कि डॉलर वो तो नहीं तोड़ देगा मैं बता दूं आपको अगर ये हालात रहे ना एक तादाद है कर्जों की GDP से 60% ज़्यादा नहीं लेनी खब्बे या पासी वाला सर मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि इस शख्स को GDP के मतलब का नहीं पता बताओ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ GDP ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਭਰਾ नहीं मेरा फ्लैट है लेकिन लंदन च नहीं हाँ। फैसलाबाद माई दी झुग्गी जगह है जनाब अच्छा अदर भाई एक बात बताइए ये जो कॉम्बो आपने बनाया हुआ है एक तरफ करोड़ों रुपया फीस लेते हैं और दूसरी तरफ सुना है कि आप बगैर फीस के भी केस लड़ लेते हैं तो ये कॉम्बो आपने कैसे बनाया अच्छा सिर्फ इस हद तक नहीं है उस्ताद डॉक्टर और जर्नलिस्ट ये तीनों आ जाएं मैं सिर्फ फीस भी नहीं खर्चा भी खुद बर्दाश्त करता हूँ रियली वेरी नाइस ताली होनी चाहिए यह बड़े शौकीन मिजाज आदमी है और आपकी सुना है माशाल्लाह गाड़ियों की कलेक्शन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और आला से आला गाड़ियाँ आपके पास कभी कोई छानबीन करने वाला नहीं आया जिस नैप पे आप केस डालते हैं या लोगों के केस लेके जाते हैं उन्होंने आके आपसे कभी नहीं पूछा सदीक साहब भाई 10 रुपये कितों लेती है मुझे ना इनकम टैक्स डालने की आदत मैं शायद वाहिद वकील हूँगा
कि जो शुरू के दिनों से ही इनकम टैक्स देता है। ओके। हालांकि मेरी आमदन उतनी है या नहीं है, और हर चीज़ डिक्लेयर है। मनी ट्रेल इनके फ्लैटों की तरह नहीं ढूंढनी पड़ती, ना सिरे महल जाना पड़ता है मुझे। अच्छा मैमूना, ये बताइए कि आजकल इमरान खान और दूसरा है अजहर सिद्दीक, क्या ये बात सच है कि आप दुश्मन हैं नवाज शरीफ साहब के? ये बिल्कुल सच है। वाकई? वो देखिए वजह क्या है, यानी कि नवाज शरीफ कहते रहे कि अगर ये दोवें ना होन तो मैं ताहयात वज़ीर आज़म हूं। जो पनामा वाला केस है ना, इमरान खान साहब बाद में लेके गए सुप्रीम कोर्ट में। असद खल की तरफ से मैंने नैब में दरख्वास्त दी। ओके। ये मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ। उसमें पनामा नहीं आया था? आ गया हुआ था लेकिन एक्शन कोई नहीं हुआ था। ओके। पाकिस्तान में कोई 1,70,000 वकील हैं, उसमें से कुछ 15 वकील हैं जो प्राइवेट जेट में भी सफ़र करते हैं। ओके, उनमें से आप एक हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मेरा एहसान, यानी मैं कहूँगा मेरी वजह ये है। वो जेट तैयार आपका अपना? हाँ, लोग से ही समझते रहे। सुप्रीम कोर्ट इस्लाम कराची में केस लग गया और क्लाइंट का नाम नहीं मैं बता रहा, तो मैं सुबह पहुंचा है तो वो शक्ल देखते ही, हाँ जी जस्टिस साकिब निसार साहब पहुंच गया अजहर सिद्दीक। मैं कहा जी मैं आ गया हूँ। कहते यार तुम तो जेट को इस तरह इस्तेमाल करते हो जैसे टैक्सी इस्तेमाल होती है। भी क्लाइंट है, क्लाइंट के अपने हैं, अल्लाह ताला शुक्र है। मुझे किसी ने पूछा, मैंने कहा भाई मैं रख के क्या करूँगा, वो रब्बे पा, यानी ये वही जेट हैं। उनमें से कई ऐसे जेट हैं जिसमें नवाशी सफ़र करता है, जिसमें आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, हमजा, मेरी सामने की बातें हैं ये सारी। ओके। तो ये तो एक वक्त था साइकिल नहीं थी। आप उस जेट में कभी सवारी की जिसने पीटीआई की हुकूमत बनवाई थी? उसमें भी एक दफ़ा की मैंने। अच्छा, फिर से ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਜ਼ਹਰ ਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਹਰ ਤਰੀਕ। इसलिए मैं तनक्यासी सवाल पहले मैंने पूरा कर लेने दियो। उसे पीटीआई रहने दो। अच्छा जी। आए आएगा इमरान सबकी जान आए। बनेगा नया पाकिस्तान। आई आई पीटीआई। अच्छा सर, ऑनेस्ट जवाब, इनमें से किस हीरोइन को ये शर्फ हासिल है कि वो अजहर सदीक की किसी जमाने में ड्रीम गर्ल रही हैं? अच्छा ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 1 रेखा, ऑप्शन नंबर 2 रानी बेगम, ऑप्शन नंबर 3 माधुरी डिस्किट, एंड ऑप्शन नंबर 4 बाबरा शरीफ। याद रखिएगा, बड़े सगीर में इस दौर में रेखा जैसी अदाकारा पैदा नहीं हो सकती। सर नहीं, एक सेकंड, खाली मैंने ये नहीं कहा अदाकारा, मैंने कहा आपकी ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल रेखा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। फिल्म एक्ट्रेस मीरा मेरी क्लाइंट रही है एक दौर में, और वो केस क्या था सर? वो लंबी कहानी है, बस गलत इंग्लिश बोलन था। गलत इंग्लिश बोलने पे केस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं? और गलत उर्दू बोलने पे? वो डबल हो सकता है। फिर सिर्फ बिलावल भुट्टो पे होगा? अब अगर मैंने पूछ मुझे लगता है कि इमरान खान साहब भी बीच में फिसल जाते कई हैं। दफा होता है। जिड्डा मर्जी फंबल होया लेकिन बिलावल साहब दा फंबल एंड है। हाँ जी। पे टांक जाती है। सर जी, अब मैं किसी शख्सियत के नाम को नाम लूंगा, आपने कोई फिल्मी टाइटल अगर आपके जहन में आता हो तो आपने जोड़ना है, वरना फिर अगर ना आता हो तो कोई कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है जी। पहली पर्सनालिटी साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। यार वैसे मुस्तफ़ा कुरैशी कह दो, नूरीनाथ। नूरीनाथ। ओ नवा है सोने। नेक्स्ट पर्सनालिटी आसिफ अली जरदारी। बड़ा मुश्किल में डाल दिया वैसे आपने आसिफ अली जरदारी के बारे में। ओके। मेरे हज़ार इख्तलाफ रहे सियासी जमातों के हवाले से, करप्शन में शायद सानी कोई ना हो, लेकिन एक क्वालिटी मैंने देखी है, वो मुहब्बे वतन है। अगली पर्सनालिटी शेख रशीद। मैं बड़ा लोगों को एतराज़ रहेगा उस पर, जैसा मर्जी आदमी हूँ मैं करूँ तो साला कैरेक्टर। तो बात है ये बड़ी। मीरा के जो मैं केस के हवाले से बात कर रहा हूँ ना, वो सिफारिश शेख रशीद साहब ने की थी। आप कह सकते हैं चांदनी रातें। चांदनी रातें, शेख साहब आपके लिए चांदनी रातें। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। जी इजाज़त चाहता हूँ, बहुत अहम दिन है आज का, बाकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।